माननीय राष्ट्रपति जी आज के सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं अध्यक्ष जी महेश कश्यप जी और जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी तथा यहाँ पे उपस्थित बहुत ही पार्टी के वरिष्ठ नेता फाउंडर मेंबर आदरणीय सांसद और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भी कई बार रहे आदरणीय चंद्रपाल यादव जी तथा यहाँ पे उपस्थित नौजवान नेता और लोहिया वाहिनी के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे विधायक रहे आदरणीय दीप नारायण यादव जी तथा यहाँ पे उपस्थित आदरणीय आरपी निरंजन जी आदरणीय पप्पू सेठ जी आदरणीय अजय सूद जी आदरणीय तनवीर आलम जी आदरणीय नरेश झा जी भाई मिर्जा करामत बेग जी आदरणीय मीरा रैकवार जी आदरणीय प्रदेश सचिव नवनियुक्त आदरणीय दीपाली रैकवार जी गणेश दत्त गिरी जी जो प्रदेश सचिव है पिछड़ा वर्ग में तथा हमारे पिछड़े वर्ग के जिला अध्यक्ष जिनके संयोजन में कार्यक्रम हो रहा भाई संतोष रैकवार जी राजू प्रजापति जी तथा यहाँ पे उपस्थित साथियों वीरेंद्र यादव जी वीरू जी भागवत राजपूत जी प्रदीप कुशवाहा जी रमेश कुशवाहा जी पूर्व विधायक श्री अभिषेक रैकवार जी उरई से तेज प्रताप जी उरई से श्री राकेश श्रीनिवास जी लोहिया वाहिनी अध्यक्ष प्रबल यादव जी छात्र सभा अध्यक्ष वीर सिंह नखरिया जी जिला पंचायत सदस्य ब्रजेंद्र जी जिला पंचायत सदस्य शैलेजा तिवारी जी तथा यहाँ पे उपस्थित अनुपम गुजर जी राजेश प्रजापति जी शिवचरण पाल जी तरुण यादव जी पुष्पेंद्र जी प्रमोद जी आजाद जी संतोष जी अनिल जी रमेश कुशवाहा जी ज्योति लोधी जी तथा यहाँ पे उपस्थित सजन साहू जी जिला अध्यक्ष दैनिक महासभा प्रशांत चौधरी जी से लेकर सभी साथियों का मैं धन्यवाद देता हूँ आभार व्यक्त करता हूँ और अब मैं पिछड़ा वर्ग सम्मेलन लगातार पूर्वांचल में मैं गया 23 जुलाई से प्रारंभ किया था ये छठा चरण और 23 जुलाई से लगातार सम्मेलन और सामाजिक न्याय यात्रा के माध्यम से लगातार पूरे प्रदेश में भ्रमण करने का काम किया और ये पहले ही सम्मेलन होना था लेकिन मुझे पिताजी की तबीयत गड़बड़ होने की वजह से मुझे उड़ई से वापस जाना पड़ा और ये चुनाव इतना इम्पोर्टेंट चुनाव है कि ये देश की दशा और दिशा और प्रदेश की भी दशा दिशा और पिछड़े दलित और यहाँ हिंदुस्तान में रहने वाले किसानों की भी दशा और दिशा तय करने का काम करेगा। शांत हो जाओ भाई साथियों मैं तो जब से निकला हूँ जिस तरीके का जन समर्थन जन सैलाब मुझे मिला इससे पहले कभी भी इस तरीके से विभिन्न जातियों का गुलदस्ता नहीं मिलता था और जो गुलदस्ता मुझे दिख रहा है मैं उन्हीं के भरोसे और विश्वास के साथ में कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में पूरा प्रचंड बहुमत की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनेगी। नहीं तो नहीं मिलता था मैं पूछता था भाई कुशवाहा जी सुन लो कोई सुनता नहीं था। अब पूरे जत्थे के साथ में लोग आ रहे जिंदाबाद बोल रहे सभी बिरादरियों को बीजेपी ने बूटी चुभाने का काम किया और बूटी उनके पास बहुत अच्छी है
कहो कि जिसमें ना रुपया लगना, ना पैसा लगना, ना विकास की बात होनी, ना आपके भविष्य की बात होनी, ना रोजी रोजगार की बात होनी, ना व्यापार की बात होनी। केवल एक मामला है हिंदू मुसलमान। कुछ न कराओ, ये बीजेपी के लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। आप बैकवर्ड लोग अपना आरक्षण न मांगे, दलित अपना हक न मांगे, किसान अपना हक न मांगे, व्यापारी अपना हक न मांगे, छोटे दुकानदार अपना हक न मांगे, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, ये सब महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, ये सब चीजें छुपाने के लिए हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, ये इनका काम रहा है। बांटो राज करो, तो इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। बांटने के लिए केवल हिंदू मुसलमान से न काम चले तो हिंदुस्तान पाकिस्तान कराओ, उससे भी काम न चले तो फिर जातियों में लड़ाओ, और जाति में भी लड़ने से काम न चले तो फिर गोत्रों में लड़ाओ, और गोत्रों से भी लड़ने से काम न चले तो पति पत्नी में झगड़ा कराओ, लेकिन सरकार बनाओ। ये है। अरे आप बताओ क्या नहीं कर रहे? महंगाई पे चर्चा हो रही, अभी इनके मंत्री क्या चुड़ैल में बोल के गए हैं कि 95% लोगों को पेट्रोल से मतलब नहीं है, पेट्रोल से मतलब नहीं है, लेकिन यही 95% लोग बीजेपी से भी मतलब नहीं रखेंगे। ये घमंड में है, ये इतना घमंड में है, इन्हें लगता है कि अब हमें कोई नहीं हटा सकता। माननीय चंद्रपाल जी बैठे, इन्होंने तो कितनी सरकारें देखी, इससे भी ताकतवर सरकारें देखी है, जिनका आज नाम लेने वाला और जमानत बचाने वाला कोई नहीं है, जिनकी तूती बोला करती थी। और सबका घमंड अगर इस उत्तर प्रदेश में ठीक किया है तो समाजवादी पार्टी ने ठीक करने का काम किया है। चाहे कांग्रेस हो, जिसकी तूती बोला करती थी, उसका भी घमंड अगर किसी ने ठीक किया, माननीय नेताजी मुलायम सिंह और समाजवादी पार्टी ने ठीक करने का काम किया। बीजेपी का भी घमंड ठीक करने का काम समाजवादी पार्टी ने करने का काम किया था। अरे 2012 से पहले क्या हैसियत थी? 5000 वोट, 10,000 वोट, और सांसद जी और विधायक जी बैठे हैं, ये लोग वोट कटवाने के लिए उधर भेज देते थे प्रत्याशी के, उधर ले यही होता था, वोट कटवा के रूप में प्रयोग करते थे। 2012 से पहले 5,000, 10,000 से कितनी सीटें थी? 47 ही तो सीटें थी। ये लोकतंत्र है। इनको घमंड हो गया कि नहीं अब हम अमर हो गए। 47 हमारी भी, 47 उनकी भी थी, और इनको 47 से भी नीचे आएंगे। आप देख लेना, बात लिख के रख लेना। इतना जनाक्रोश मैंने कभी नहीं देखा था। सब वर्ग परेशान है, सबको ठगने का काम किया। कोई ऐसा जगह नहीं जिसको बीजेपी ने ठगा नहीं। साहू जी बैठे, कहाँ गए? हमारे ललितपुर के साहू जी बैठे। ये इनके बिरादरी तो कहते थे देश के प्रधानमंत्री हम बना रहे, जब यही तो कहते थे, ढूंढे नहीं मिल रहे थे। ये तो बेचारे संगठन में रुके रहे, नहीं तो कोई ढूंढे नहीं मिला, नहीं मिला। लेकिन मैं पूछता चाहता हूँ, साहू जी बताओ, देश के प्रधानमंत्री होते हुए कोई साहू बिरादरी के लिए योजना चलाई? नहीं चलाई। एक कलेक्टर उत्तर प्रदेश में है साहू बिरादरी का? क्या नहीं है, नहीं है साहू बिरादरी का। और रखवार जी खूब कसम और निशान भी थोड़ा भड़क गए, चले गए। भाई बैठे, महेश जी बैठे हैं, दीपाली जी बैठी है, मीरा रखवार जी बैठी, सब पुराने नेता है। नेता बचे थे, जनता चली गई। सही बताओ। और ऐसी बूटी चुपाई हमारे साथ टहल है, घर में ऐसा झगड़ा लोगों के बचा दिया कि पति दे रहा तो पत्नी नहीं दे रही। ऐसा झगड़ा बीजेपी वाले ने मचाया था कि मोदी का ऐसा जादू था कि लगता था ये देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद में जितना नौजवान था सबको नौकरी मिल जाएगी, देश में राम राज आ जाएगा, किसान खुशहाल हो जाएगा, माताएं बहनों सब खुशहाल हो जाएंगी।
को 24 घंटे लाइट आएगी और सभी रोजगार में लग जाएंगे, स्वर्ग बना देंगे, ऐसे सपने दिखाए थे बीजेपी ने। दिखाए थे कि नहीं दिखाए थे? और सब चले गए थे आए। तो हम तो पूछना चाहता हूँ, मौर्य कुशवाहा जी को लग रहा था हमारा तो मुख्यमंत्री बना नो, वो इलाहाबाद वाले वो केशव देव मौर्य, वो केशव प्रसाद मौर्य जी को हेलीकॉप्टर दे दिया, कहा जाओ बताओ जाके कि मुख्यमंत्री बनेंगे। अब वो खूब मौर्य को बताया और मौर्य चला गया। उसके बाद में मौर्य को नहीं बताया, ये कान में फूकते हैं कि दूसरे को मत बताना, तुम्हें मुख्यमंत्री बनाएंगे। हर जात को फूक दिया। ये ऐसे बहुमुखिया लोग हैं। कहीं पटेल में फूक दिया वो कि तुम किसी को बताना नहीं। अरे कश्यपों में सभी में मैं तो जानता हूँ क्या किया पटेल जी, सुनो मुख्यमंत्री आप ही बनना, जाओ किसी को बताना नहीं। कश्यप में लोधी राजपूत में वो कल्याण सिंह के बेटे को ठोक दिया, कहा तुम्ही को बनाएंगे। अब निरंजन ज्योति हमारी वो महान है, उनको कह दिया कान में तुम खूब वोट जोड़ो, अब तुम्ही मुख्यमंत्री बनोगी। ये लोधी में, कश्यप में, निषाद में, पटेल में, कुशवाहा में, सैनी में, प्रजापति में सबको बूटी चुगा दी। अब कान में बताया अकेले कमरे में कहे तुम बताना किसी को नहीं। अब कहीं हेलीकॉप्टर जाम हो जाती। और वो पाल बघेल जो आपके आगरा वाले, वो एसपी सिंह बघेल, हम आगरा में प्रभारी थे, वो मीटिंग अपने छुपा के बघेलों को बुलाया, कहीं पता न लगे, और राजस्थान में कर रहे थे मीटिंग, कहीं पता न लगे मुख्यमंत्री हम बनने जा रहे हैं, सब लोगों को एक करो। और हमें पता लगा कि बघेल लोग कहाँ जा रहे हैं, कहीं वहाँ मीटिंग बुलाई गई, हमने कहा क्या कहीं मुख्यमंत्री बनने जा रहा पहली बार। तो भाई ये हुआ, ये उत्तर प्रदेश में हुआ। हमारी सरकार को बता दिया का एक जात की सरकार है। का कश्यप जी कहाँ जा रहे हो? कहीं समाजवादी पार्टी। अरे तुम्हें वहां क्या मिलेगा? वहां तो नौकरी भी नहीं मिलेगी, सब सिपाही भी भट्टी यादव हो जाएंगे, तुम्हें तो कुछ नहीं मिल रहा। साहू राठौर, हमारे प्रजापति, कुशवाहा, राठौर, विश्वकर्मा, नाई, सविता, सभी को समझा दिया का केवल यादवों की सरकार है। लेकिन अब हम ढूंढते घूम रहे हैं कश्यप का बेटा कलेक्टर कहाँ है? बताओ पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं कश्यप का बेटा कलेक्टर हो? बताओ महेश जी, बताओ कोई कश्यप का बेटा कलेक्टर है? न कुशवाहा का बेटा है, न राठौर। एक देश में प्रधानमंत्री है, कोई एक बना देते, उत्तर प्रदेश से लेते तो। अरे कहीं ढूंढ के बनाते कि भाई हम तो उस बिरादरी के नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश की बदौलत बने, गुजरात की बदौलत नहीं बने। अगर गुजरात से वो प्रधानमंत्री बन सकते थे तो उत्तर प्रदेश उनको आने की जरूरत नहीं थी। देश में प्रधानमंत्री जिसको बनना होगा उसको उत्तर प्रदेश आना पड़ेगा, और उत्तर प्रदेश के बगैर देश का कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। लेकिन एक भी कुशवाहा नहीं, कलेक्टर, न कुलपति, न कप्तान और न कोतवाल। बताओ हमारी सरकार बता दिया भाई सब कोतवाल है, तो हम तो ढूंढते बोल रहे हैं कश्यप को भी कोतवाल मिले। भाई हर थाने में पोस्ट कर दो बैकवर्ड के लोगों को कोतवाल। क्यों नहीं है? ये केवल सरकार हटाने के लिए। उन्हें पता था कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी जैसा काम कोई उत्तर प्रदेश में चीफ मिनिस्टर नहीं कर सकता। इसलिए उन्हें पता लगा कि धर्म की बूटी नहीं काम कर रही है, अब इनको जातियों में तोड़ना पड़ेगा। अगर यादव से हमने ये बैकवर्ड अलग नहीं किया तो जिंदगी में हम उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। इसलिए मैंने षड्यंत्र रचा था। मैंने तो बताया कि ये लड़ा के कि पहले हिंदुस्तान पाकिस्तान, फिर हिंदू मुसलमान, फिर जात, और जात से न काम चले गोत्र, और गोत्र से न काम चले तो पति पत्नी में जाएगा। कराया नहीं क्या?
कहा 3 तलाक ऐसे लोग चर्चा कर रहे हैं जिनकी पत्नियां नहीं। बताओ क्यों? अब एक लोग ऐसे 3 तलाक पे चर्चा कर रहे थे जिन्होंने आज तक हमारे देश के मुखिया ने बताया ही नहीं कि अपनी पत्नी को कौन सा तलाक दिया। बताया हिंदू धर्म में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने नहीं बताया कि हिंदू धर्म में कौन सा तलाक दिया। अब मुख्यमंत्री के तो पत्नी नहीं। क्यों? ये बाबा जी मौर्य प्रजापति साहू राठौर विश्वकर्मा चौरसिया कुशवाहा लोधी सब इकट्ठा हो गए, सरकार बनवा दी। अब मुख्यमंत्री बनने की बारी आई तो जिनका नाम ही नहीं था वो मुख्यमंत्री बन गए। क्यों? और ऐसे मुख्यमंत्री बने कि हम मौर्य की तो फाइल भी नहीं हो पा रहे। मौर्य ने धोखे से लगा ली थी तख्ती। 2-4 दिन चले गए थे योगी जी दिल्ली टहले, उन्होंने देखा 75 पे बढ़िया ऑफिस है, तख्ती लगा के बैठ गए। हम मुख्यमंत्री आए देखे तख्ती उछड़वा के फेंकवा दी, तब से घुस ही नहीं पाए। अरे और क्या, हम तो सदन में बैठते, हम तो देखते, हम तो कहते कि भाई सरकार तो इन बैठकों की बदौलत बनी थी, लेकिन आपने मुख्यमंत्री तो बाबा को बना दिया। अब बाबा ऐसे मुख्यमंत्री जिनको कुछ पता ही नहीं, ऐसा अयोग्य मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश में पहली बार देखा है। अयोग्य मुख्यमंत्री जिनको कोई लेना देना नहीं। ऑक्सीजन से लोग तड़प तड़प के मर रहे थे, ऑक्सीजन से बच्चे तड़प तड़प के मरे, लाशों के कुंभ लगवाने का काम किया और उस पे राम रानी जो दुपट्टा था लाशों पे वो भी अपनी नाकामी छुपाने के लिए उन दुपट्टों को भी भिजवा के दफनाने का काम किया। ये ऐसी सरकार है, महाघोटाले वालों की सरकार है। घोटाले में भी दुनिया में 1 नंबर पे हो गए। अब तो ये भगवान राम को भी नहीं छोड़ रहे घोटाले में। जो भगवान राम के नाम पे चंदा इकट्ठा हुआ था उसमें भी घोटाला करने का काम किया। आपने देखा, तो जब भगवान राम को नहीं छोड़ रहे तो हमें आपको कहाँ छोड़ेंगे बताओ? और हमें लोग तो बैकवर्ड लोग तो भगवान राम की पूजा करते। बताओ, ये निषाद तो भगवान राम के साथी नहीं रहा। जब भगवान राम राजा थे तभी निषाद राज भी राजा थे। जब वनवास हुआ तो निषाद राज के राज में गए, उन्होंने सारी व्यवस्थाएं की। और जब पार जाने लगे तो केवट ने पार उतारने का भी काम किया, उतराई भी लेने का काम नहीं किया था। अब कहा था कि भगवान राम जी हम तुम्हें नदी पार कर रहे हैं और जब मौका पड़े तो भव सागर पार हमें लगा देना, यही तो कहा था। लेकिन इनको तो नदी पार उतारते उतारते हमारे लोगों ने दिल्ली लखनऊ सब कहीं पर डाल दिया और इन्होंने हमारी नाव डुबो दी। बताओ ना, प्रयागराज में नाव फड़वा दी योगी ने, प्रशासन को लगा के जेसीबी। तब माननीय अखिलेश यादव जी ने तुरंत हमको भेजा, कहा जाइए उनकी नाव को बनवाने का पैसा भेजा। कहा ये गरीब लोग हैं, ये निषाद मल्ला लोग हैं, इनकी नाव फड़वा दी। तब मैं गया वहां और प्रशासन और उन्होंने माननीय अखिलेश यादव जी ने ऐलान किया, उनकी नाव बनवाई और कहा सरकार आने पे एक बढ़िया नई नाव देने का काम करेंगे। ये भी ऐलान करने का काम। पिछड़ों को पहचान देने का काम तो समाजवादी पार्टी ने ही किया। बताओ ना, आज अगर प्रधान बन रहे हो, बीडीसी बन रहे हो, जिला पंचायत सदस्य बन रहे हो, सांसद जी बैठे कानून बना के, माननीय नेताजी ने कानून बना के पिछड़ों को 27% पंचायतों में आरक्षण देने का काम किया। पंचायतों में दिया, नगर पालिकाओं में दिया और मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू की, जिससे लखनऊ यूनिवर्सिटी में मैं भी दाखिला पाया। मैं यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष बना। भाई आदरणीय दीनदयाल जी बैठे और हम लोग यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष बने, जहां मल्ला और निषाद बिरादरी नहीं, छोड़ जाओ। बैकवर्ड का बिरादरी का आज तक ब्रिटिश हुकूमत से लेके आज तक कोई अध्यक्ष वहां नहीं बना था। उस धरती पे माननीय नेताजी ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने लखनऊ की राजधानी पे आपके निषादों का इतिहास लिखवाने का काम किया। यह है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी इसकी परवाह नहीं करती। समाजवादी पार्टी हम जिससे लड़ रहे थे, अगर उसको टिकट मिल गया होता वो 100% जीता, लेकिन
माननीय नेताजी ने इतिहास लिखवाने के लिए, माननीय अखिलेश यादव जी ने निषादों, कच्छपों और रैकवालों का इतिहास लिखवाने के लिए रिस्क लेने का काम किया और कहा हारा हुआ राजपाल कश्यप पसंद है लेकिन हमें जीत नहीं, ये निषाद बिरादरी का है, इसको आगे करना है, इसलिए उन्होंने टिकट देने का काम किया। ये है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी इसकी परवाह नहीं करती, जिसके साथ में अन्याय होता है उसके साथ में समाजवादी पार्टी खड़ी होती। समाजवादी पार्टी खड़ी थी आपके बगल में वीरांगना फूलन देवी के साथ में, तो क्या क्या लोग कहते थे, यही सामंती लोग माननीय नेताजी को क्या क्या कहते थे, हमारी बहन को डकैत बताने का काम करते थे, नेताजी को भी डकैतों का सरगना बनाकर बताने का काम करते थे। उस जमाने में भी नेताजी ने इसकी परवाह नहीं की, बिना परवाह किए हुए जेल से रिहा करा के भारत की पार्लियामेंट में दोनों वहां भेजने का काम किया। यह है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी कोई आसानी से बनी हुई पार्टी नहीं है। समाजवादी पार्टी चट्टान से टकरा के और संघर्षों के बदौलत बनी हुई पार्टी है। समाजवादी पार्टी ने, मैंने बताया, अगर इस उत्तर प्रदेश में किसी का, सभी पार्टियों, सभी नेताओं का दिमाग दुरुस्त करने का काम किया है तो समाजवादी पार्टी ने दुरुस्त करने का काम किया है। चाहे वो दल हो, मैंने बताया, बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी का भी दिमाग ठीक करने का काम समाजवादी पार्टी ने करने का काम किया था। कोई बचा है? लेकिन अब इनको घमंड है और समाजवादी जब अपने पे आते हैं तो बड़े बड़े लोगों का घमंड ठीक करने का काम करते हैं। और आज तो आपके साथ में ताकत है। एससी बिरादरी का, दलित बिरादरी का इससे पहले इतना जन समर्थन कभी नहीं मिलता था जितना इस बार जन समर्थन आपको मिलने जा रहा है। भारी संख्या में दलित बिरादरी के लोग विभिन्न दलों को छोड़कर समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी में आस्था व्यक्त कर रहे हैं और माननीय अखिलेश यादव जी सभी बिरादरियों को लेकर चलने का काम कर रहे हैं। हर बिरादरी के, जात बिरादरी के लोगों का गुलदस्ता बनाने का काम किया है। आज आप यहाँ अध्यक्ष कौन है बताओ? कश्यप बिरादरी, मल्ला बिरादरी, निषाद बिरादरी, रायपाल बिरादरी का अध्यक्ष बनाने का काम किया। ये क्या कम सम्मान? और महेश कश्यप जी को आपकी दीपाली रायपाल जी बैठी है, 2 महिलाएं पूरी प्रदेश कमेटी में ली गई तो उसमें दीपाली रायपाल का भी नाम है। आपकी बैठी है आयोग में, आप आयोग में ली मीरा रायपाल जी थी। और ये समाजवादी पार्टी है जो सभी पिछड़े, दलित, आदिवासियों का सम्मान, हम सवालों का भी अपमान नहीं करते। हमारे विधानसभा अध्यक्ष कौन था? माता प्रसाद पांडे थे। हमारे यहाँ कैबिनेट देख लीजिए, सभी जात बिरादरी के लोग थे, प्रजापति भी थे, मंत्री थे, 2 बार एमएलसी भी बनाया था, जयराम को भी बनाने का काम किया था, गायत्री जी को मंत्री बनाने का काम किया, रामाश्रय विश्वकर्मा जी को 2 बार एमएलसी और मंत्री बनाने का काम किया, माननीय लीलावती कुशवाहा जी को एमएलसी बनाने का काम किया। आप बताओ, रामजतन राजभर को भी एमएलसी बनाने का काम किया। राजपाल कश्यप आपके सामने खड़े हैं जिनको एमएलसी बनाने का काम किया। 2014 में एक राज्यसभा बनना था पूरे भारत में तो समाजवादी पार्टी ने माननीय बिशंबर निषाद को राज्यसभा भेजने का काम किया। यह है समाजवादी पार्टी। कांग्रेस यादवों की पार्टी है। अगर हमें यादव अगर बनाना होता, एक राज्यसभा जाना था तो किसी को भी परिवार में बनाने का काम कर सकते थे। अभी एक एमएलसी बनना था तो किसको बनाया? माननीय नरेश उत्तम पटेल को बनाने का काम किया। हम यादवों की पार्टी हो गए, सभी जात बिरादरी के लोगों को बनाने का। हमारी पार्टी वोट के लिए राजनीति नहीं करती। हमारे नेता केवल वोट बैंक के लिए राजनीति को यूज नहीं करते, सम्मान भी देना जानते हैं, अपने बुजुर्गों का भी सम्मान करना जानते हैं। अगर वोट के लिए राजनीति कर रहे होते तो 95 वर्ष के अहमद हसन साहब को एमएलसी नहीं बनाया जाता। 95 वर्ष के अहमद हसन साहब को एमएलसी बना के नेता विरोधी दल बनाने का काम किया। चौधरी राजेश चौधरी को अपने बुजुर्गों का भी सम्मान कोई करना जानता है तो ये समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी है, उन्होंने करने का काम किया। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, पिछड़े वर्ग के लोगों, सरकार पिछड़े ही बनाते हो, बिगाड़ते। अब पिछड़े
देखिए एक सूची रखी है, ये ललितपुर विधानसभा, ललितपुर की, इसमें ये छोटे छोटे हैं, ये गिनती नहीं होती है, लेकिन जब इकट्ठा कर दो तो इतने हो जाते हैं किसी की भी सरकार गिरा सकते हैं, किसी की भी सरकार गिरा सकते हैं। ये देखिए 2 विधानसभाओं का है जातीय आंकड़ा, कुशवाहा, यादव, लोधी, गायकवाड़, साहू, राठौर, पाल, सैन, नाई, प्रजापति, बढ़ई, लुहार, कुर्मी, सैनी, माली, नामदेव, दर्जी, रैकवार, जोगी, चौरसिया, पटवा, स्वर्णकार, तामकरा, गिरी, घोसी, कंडेरे, ये मिला के है 2,37,650 एक विधानसभा। और पता है और कुल कितने हैं? कुल है 4,03,865 वोट। तो आधे हैं ये, तो ये आंकड़ा। और 1931 में जब जनगणना हुई थी तो 51% थे, और हमारे समाजवादियों की मांग रही है कि 700 पाने वादी घाट पिछड़े पांव 100 में 60, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये नारे लगते थे। माननीय सतपाल जी बैठे हैं, दीननारायण जी बैठे हैं, हम लोगों ने मंडल कमीशन की बातों से लेकर सबके लड़ाई लड़ने का काम किया, माननीय नेताजी ने लड़ने का काम किया। ये देखिए एक विधानसभा की है, ये महरौनी की, और ये ललितपुर की भी है। ललितपुर में भी 2,65,291 वोट बैकवर्ड के हैं, और कुल वोट है 4,80,712। ये तो बैकवर्ड लोगों, ये इनके जाति और धर्म में जाल में मत फंसना। आप कहोगे सिलेंडर महंगा हो गया, वो कहेंगे पाकिस्तान, हिंदुस्तान, हिंदू मुसलमान यही बताएंगे, मंदिर, मस्जिद, शमशान, कब्रिस्तान। ये हमको शमशान कब्रिस्तान में बांट रहे थे, इन्होंने तो शमशान ऐसे बनाए, इतना घोटाला किया कि पहली बार शमशान से डेड बॉडी घर को ले जानी पड़ी। ऐसे घोटाले बात नहीं। हमारे नेता ने बिजली, सड़क, पानी, लैपटॉप, कन्या विद्यादान, बेरोजगारी भत्ता, महिलाओं के लिए समाजवादी पेंशन, हमारी पार्टी को बताएंगे, जात की पार्टी। जनेश्वर मिश्रा जी कौन थे? जनेश्वर मिश्रा जी के नाम पे योजनाएं चलती है, डॉक्टर राम मनोहर जी के नाम पे योजनाएं चलती है, लेकिन किसी यादव के नाम पे कोई योजना चल रही हो तो बताओ, किसी को जानकारी में हो तो बताओ, किसी यादव के नाम पे योजना चल रही बताओ, पीछे से ना कोई यादव के नाम पे योजना चल रही हो तो बताओ। नहीं चल रही, कोई चल रही हो बताओ, या हमारी पार्टी ने चलाई हो कि ये यादव के लिए नाम से योजना है। जनेश्वर मिश्रा जी के नाम पे गांव विकास किए, लोहिया के नाम पे किए गए। समाजवादी एम्बुलेंस चल रही है, 100 नंबर चल रहा है, और ये जाति जनगणना भी नहीं करा रहे, घबरा रहे। ये घबरा इसलिए रहे, एक कांग्रेस ने कराई थी, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई कि आंकड़े पटल पे रखे। और बीजेपी जब नहीं थी सरकार में तब कहती थी, अब नहीं वो, अरे ना कराओ, पिछले ही आंकड़े घोषित कर दो, नहीं घोषित कर रहे। अभी जनगणना होगी, 31 बिंदुओं पे चर्चा होगी, 31 बिंदु पे जनगणना होगी, पूछा जाएगा मकान पक्का है, कच्चा है, मोटरसाइकिल है, मोबाइल है, क्या हैंडपंप है कि नहीं है। अरे तो हमारी जात भी पूछ लो, हम मल्लाह हैं, निषाद है, लोधी है, कुशवाहा है, सैनी है, प्रजापति है, कुम्हार है, अरे पूछ लो ना, साहू है, राठौर है, क्या जा रहा है पूछने में। लेकिन बीजेपी की हिम्मत नहीं है, ये हमको लड़ाएंगे और राज करेंगे, लेकिन बैकवर्ड इस बार इनके झांसे में आने वाला नहीं है। ये मल्लाह निषाद के बेटे ने तो यात्रा चालू कर दी है, और ये यात्रा रुकेगी नहीं। योगी जी आपके इंटेलिजेंस के लोगों को बता देना, ये यात्रा रुकेगी नहीं, ये यात्रा तभी रुकेगी जब बीजेपी की अंतिम यात्रा निकाल देंगे। और माननीय अखिलेश जी भी निकल पड़े विजय रथ लेके, लाखों लाख लोग जुड़ रहे,
इनका दिमाग खराब हो गया उस दिन से, जब से रथ देख लिया और लाखों लोग खड़े हो गए सड़क पे। मुख्यमंत्री तो आज भी जनता अगर मुख्यमंत्री मान रही तो अखिलेश जी को ही मान रही, योगी जी को मुख्यमंत्री नहीं मान रही। योगी जी के यहाँ दरबार में चले जाओ, कोई पूछने वाला नहीं, और उसके पीछे पलट के देखो तो गाड़ी है गाड़ी। जनता के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी है, योगी जी केवल सरकार के मुख्यमंत्री हैं, सरकार के अधिकारियों के मुख्यमंत्री है, जनता के मुख्यमंत्री नहीं है। वो अधिकारियों के मुख्यमंत्री है, जनता के मुख्यमंत्री होते तो जिला पंचायत अध्यक्ष में लूट नहीं करवाते। अधिकारियों के बदौलत लूट करवाने का काम किया, ब्लॉक प्रमुखी में लूट करवाने का काम किया, लेकिन 22 में लूट नहीं चलेगी बाबा जी। 22 में तो आपको सामान उठाना पड़ेगा। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी को अपमानित करने का काम किया, गंगा जल से घर जुड़वाया। अरे जब यादव अपवित्र हो जाएगा तो कश्यप, कुहार, प्रजापति, नाई, तेली को कौन पूछ रहा? बताओ, कोई पूछ रहा? अगर यादव अपवित्र हो गया तो नाई, कुहार, काची, तेली और तमोली उनको कौन पूछ रहा? गुरुजी को बताओ, उनको अपवित्र बता दिया। और नेताजी के लिए भी उल्टी टेढ़ी बयानबाजी कर रहे हैं। मैं सदन में था, उन्होंने बोलना चालू किया मुख्यमंत्री जी ने, जैसे नेताजी के लिए उन्हें आप शब्द कहे। ये मल्लाल निषाद का बेटा खड़ा हो गया, उसने कहा जवान सवाल के बात करो, मैं यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष रहा हूँ, अगर जवान ठीक नहीं रखोगे, हमारे नेताजी को कुछ बोलोगे तो ये मल्लाल निषाद का बेटा भी आपके बात को बोलना जानता है। अगर हमारे नेताजी पे हमला करोगे, आप सब बोलोगे तो मैं भी आपके बात के खिलाफ बोल सकता हूँ। अब मैंने तो कई बार पूछा, योगी जी अपने पिता का नाम बता दो, क्या है? आप बताओ, इनके पिताजी का क्या नाम है? उत्तराखंड के पिताजी है कि गोरखपुर के पिताजी है? बता देना, बताए। अगर हमारे नेताजी को बोलोगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी पे टिप्पणी करोगे तो एक टिप्पणी करना है मल्लाल निषाद का बेटा भी जानता है। ये जो मुलायम सिंह यादव माननीय अखिलेश यादव जी ने जिसको नेता बनाने का काम किया है, अगर हमारे नेता से लड़ोगे उससे पहले सैनिक से लड़ना पड़ेगा आपको, सैनिक से। और समाजवादी पार्टी के लोग हैं, इनकी अगर अखिलेश जी का इशारा हो जाए तो उत्तर प्रदेश में न देश के प्रधानमंत्री उतर सकते हैं और न मुख्यमंत्री किसी सड़क पे चल सकते हैं। ये समाजवादी पार्टी की पहचान है। हम लोग लोकतंत्र व्यवस्था में आप हत्या करवा दोगे, जिसकी चाहोगे उसकी हत्या करवा दोगे। हमारे पुष्पेंद्र यादव की हत्या आपने करवाने का काम किया। और अधिकारी पुलिस के लोगों सुन लो, बता देगा योगी सरकार को, हमारी सरकार आएगी तो जो जिन लोगों ने पुष्पेंद्र यादव की हत्या की है उनको जेल में जलाने के पीछे जाना पड़ेगा, चाहे वो कितना बड़ा अधिकारी हो, कितना बड़ा अधिकारी हो, उसको जेल के पीछे रहना पड़ेगा। वो तय कर ले किस जेल में रहेगा, उसको जो बड़ी से कड़ी सजा होगी वो देनी पड़ेगी। आप चाहे जिसकी हत्या कर दोगे, चाहे जिसके ऊपर बुलडोजर चलवा दोगे। अरे योगी जी, आपके बच्चे नहीं, आपकी पत्नी नहीं, इसलिए आपको दुख दर्द नहीं होता होगा। जिनकी पत्नियां हैं, जिनके बच्चे हैं, उनसे पूछो जाके, जिसका तुमने सुहाग उड़ाया है, जिसके बच्चे छोटे छोटे हैं, वो किस उसमें रहते होंगे। आपको तो केवल हिंदू मुसलमान, अरे आपको नहीं मालूम इस देश को बनाने में हिंदू मुसलमान सबका योगदान है। अगर इस देश को सजाने संवारने में हिंदू मुसलमान बैकवर्ड दलित ये सजाते तो यही है, मलाई खाते हो आप लोग। सजाने और सजाने संवारने का काम देश को कोई करता है तो बैकवर्ड मुस्लिम अल्पसंख्यक दलित यही तो करते हैं। बताओ, साड़ी कौन बनाता है? बनारस की साड़ी सब मुसलमान लोग बनाने का काम करते हैं। आपकी फिरोजाबाद में चुगली बनती है, सब मुसलमान भाई बनाते हैं। आपके मथुरा में से सरकार का सामान बनता है, सब मुसलमान भाई बनाते हैं। मुरादाबाद में आपके
पीतल की मूर्तियां बनती है, सब मुसलमान भाई बनाते हैं। अलीगढ़ में ताला बनता है, सब मुसलमान भाई बनाते हैं। तो जफर साहब है लिंक ताले वाले जफर साहब अपनी पार्टी के विधायक। मैं अलीगढ़ गया था, मैंने कहा जफर साहब अच्छा ताला बनाओ कि योगी बाबा निकल ना पाए। ये फर्जी, ये योगी नहीं है। ये योगी के रूप में रावण जैसे नहीं, भेष धर के सीता को हल ले गया था। ये वैसे ही है, ये योगी नहीं है। योगी होते तो झूठ नहीं बोलते, झूठ पे झूठ बोल रहे, योगी कैसे हो सकते? ये योगी नहीं है, लेकिन हमारा नेता माननीय अखिलेश यादव कर्मयोगी है, कर्मयोगी। और संत हो गए तो इनको सरकार से क्या लालच? ये अपना वहां पूजा पाठ करते क्यों? अब चले आए, ये हमको कहेंगे कि परिवारवाद से आए हैं। तो तुम्हारे यहाँ पे कितने नेता परिवार से, मुख्यमंत्री और कितने विधायक और कितने सांसद हैं जो सब परिवारवाद? आपने तो बड़े नेताओं को खत्म कर दिया। कहीं उमावासी खत्म, कहीं कल्याण सिंह खत्म, कहीं विनय कटिया खत्म, ये सब खत्म किए। अभी स्वर्गीय कल्याण सिंह जी की मृत्यु हो गई, उससे पहले नहीं पूछने जाते थे, क्योंकि कहीं मार्केट में बढ़ जाए, कहीं मार्केट बढ़ जाए तो कोई मांग न करने लगे, किसी की टिकट भी ना मांग करने लगे, कोई फाइल भी ना मांग करने लगे। जब देख लिया आप नहीं बचेंगे तो डेली अस्पताल में जाते थे। और जब खत्म हो गए तो उनकी रात मिट्टी भी गाँव भेज के भोग में तब्दील करना चाहते, और 4 दिन ही उतरे थे। उन्हीं के क्षेत्र में देश के प्रधानमंत्री अलीगढ़ गए थे, और उनका बेटा मंच पे चढ़ने की कोशिश कर रहा था, धक्के मार के नीचे ढकेल दिया गया। ये है लोगों का सम्मान। ये वोट देने के लिए कल्याण सिंह की पूजा कर रहे थे। अब जब उनके बेटे को सम्मान देने की बारी आई, 4 दिन नहीं गुजरे थे, 4 दिन में ही रोटी समाज ने देख लिया। ये बहुत मैंने तो बता दिया, 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई, उसमें एक मुक्ता कुशवाहा लड़की है, धरने पे बैठ गई थी लखनऊ में, उसको योगी की पुलिस ने पीट के हाथ पैर तोड़ने का काम किया। तो माननीय अखिलेश यादव जी ने हम लोगों को भेजा, और कुशवाहा जी अपनी बहन बेटियों को भी बचा नहीं पा रहे ना, इतनी हैसियत नहीं उनकी कि योगी की पुलिस को रोक सके कि अपनी बहन बेटी की इज्जत भी बचा। एक वो प्रदेश अध्यक्ष है स्वतंत्र देव, एक पटेल बिरादरी के कर्मचारी ने सचिवालय में रिट्यूट कर दिया, योगी ने उसको बर्खास्त करने का काम किया। प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत नहीं हुई, पटेल बिरादरी की भी, कर्मचारी की भी नौकरी बचा ले। नौकरी देना छोड़ दो, ये नौकरी लेना जानते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि मंडल कमीशन की सभी बातें लागू, और निजी क्षेत्रों में आरक्षण लागू नहीं है, वे लागू हो, क्योंकि सरकारी संपत्ति को बेचे दे रहे, सारी संपत्ति बेचे दे रहे। हवाई अड्डा बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया, पोर्ट बिक गया, LIC बिक गई, पॉलिटेक्निक और ITI जिसमें करते थे वो भी बिक गई, सब कुछ बिक रहा। कहते थे देश बिकने नहीं देंगे, देश में सब बेच देंगे, जो कहे उसका उल्टा सोच। ये ऐसे लोग हैं, अरे थैला लेके आए हैं, अरे थैला तो भाई आप थैला लेके आए हो, अब तो अगर बताओ कितने लोग रुपए लेके भाग रहे उद्योगपति, ललित मोदी और पता नहीं कितने मोदी, नीरव मोदी और पता नहीं, अगर एक यादव भाग गया होता तो माननीय अखिलेश यादव जी को फांसी को चढ़ा देते, फांसी में। बताओ नहीं चढ़ा देते क्या? अब उनका रिश्तेदार है तो कोई दिक्कत नहीं। अमित शाह का बेटा बन जाए BCCI का चेयरमैन, कोई दिक्कत नहीं, वो परिवारवाद नहीं। कल्याण सिंह का बेटा, उनका राजनाथ सिंह का बेटा बन जाए तो वो परिवारवाद नहीं है। अभी एक वहाँ अभी मंत्रिमंडल का विस्तार किया, अब इनके यहाँ कोई ब्राह्मण नेता भी प्रभावी नहीं रहा, ब्राह्मण भी तैयार बैठा है इनको खत्म करने के लिए। ब्राह्मण समाजवादी पार्टी का टीका करने के लिए तैयार है, और इनको नहीं मिले तो शाहजहांपुर से ले आए दूसरी पार्टी से हायर करके, लेकिन वो भी नहीं चल पाएंगे।
इनको 325 विधायकों में कोई अपना विधायक दिखा ही नहीं जो प्रभावी होगा। ये इतना घबरा गए, जो पिछड़ों की यात्रा चल रही है, माननीय अखिलेश यादव जी निकल रहे हैं, इतना घबरा गए कि पिछड़े पक्ष में मंत्रिमंडल का विस्तार किया। अब पिछड़ों को दिया, एक ब्राह्मण कुछ पिछड़े दलितों को ये छाछे में लेना चाहते। अरे अब क्या मंत्री बनाया तुमने? हमारे बगल में मैं भी मंत्री आवास में रहता हूँ, माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया। बगल में एक मंत्री जी को ऐलान हुआ है, अभी उसमें पोताई चल रही, वो मंत्री आवास में घुस पाएंगे कि नहीं घुस पाएंगे, तब तक चुनाव आ जाएगा। बताओ, ये ऐसे मंत्री बनाए हमारे बगल में, वो कोई प्रजापति बनाए और हमने कहा वो राम रथ जी का खाली हुआ, तो हमने कहा ये पोता होता अच्छा जा रहा है, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि ये तो अभी चुनाव हो जाएगा, चले जाएंगे। अभी तो ये घुस ही नहीं पाए अंदर, पोताई चल रही है। अब मंत्री बनता है, स्टाफ इलाज होने में महीने 2 महीने लग जाते हैं, और विभाग की फाइल तो छोड़ जाओ, अब वो दिखाई भी नहीं आज तक पड़े वहां। तो ये केवल वोट लेने के लिए, जाओ प्रजापति जी, आओ जयपिंद जी, कि अपने समाज को बताओ मंत्री बन गए। ये झांसेबाजी चल रही है, ये घबरा गए। और अभी राजभर जी आ गए थे अखिलेश जी के पास, अखिलेश जी के पास, माननीय अखिलेश जी के पास राजभर जी आ गए, तो अब बचा क्या पूर्वज से बताओ। और पश्चिम में मैं था, अभी कश्यप महासम्मेलन होने जा रहा है, 11 तारीख को होगा। और जब मल्लाह नाव लेके अखिलेश जी की चल पड़ा तो पार तो जाएगी, उसको कोई रोक पाएगा क्या? रोक पाएगा कोई? अब हम लोग पश्चिम में लगा रहे हैं पूरा, और बुंदेलखंड में है, सब पिछड़ों को जोड़ेंगे। अब पिछड़े जुड़ गए, दलित जुड़ गए, और बीजेपी की जमानत न जब्त हो तो देख लेना, वो उधर बैठा है इंतजार कर रहा, किसान भी इंतजार कर रहा। इतने अन्ना जानवर करीब 500 रुपए में गुलाम बनाना चाहते, करीब 500 रुपए दे रहे किसान सम्मान निधि। अरे 500 रुपए में क्या होता है? डीजल पेट्रोल कितना हो गया? गैस सिलेंडर माता जी कितने को गया? बहनी बताओ कितने को गया? 1000। योगी जी तो कह रहे फ्री में मिला, नहीं मिला। अरे बताओ, ये आरएसएस के लोग हैं, मैंने कहा ये दिमाग चलाते हैं, और ये दिमाग लगा के आरएसएस ने दिमाग लगाया कि बीजेपी की सरकार है, प्रधानमंत्री जी ऐसी योजना ले आ दो, इस देश में खाना तो सबको खाना है, अब खाना है, ऐसी व्यवस्था करो कि जब तक लोग रोटी खाएं तब तक हमारी भी रोटी और तिजोरी भरती रहे। इन्होंने कंपनियों से जो सिलेंडर, जहाँ गैस पाइपलाइन पड़ गई थी, वहां से सिलेंडर ले आके बंटवा दिया। अरे जो गरीब आदमी 1000 का सिलेंडर खरीद नहीं सकता, वो 1000 का हमें भगाएगा कहाँ से? इन्होंने सिलेंडर बंटवा दिया और कहा इसमें 50% कमीशन बीजेपी को दो और सिलेंडर चाहे जितने में बेचो। ये है योजना की। इन्होंने ऐसी व्यवस्था की कि गरीब जब चूल्हे पे गैस चूल्हे पे रोटी खाएगा तो कमीशन बीजेपी को ज्यादा रहेगा, ऐसी व्यवस्था की है। इसलिए डीजल पेट्रोल 35 रुपए में देने की बात करते थे, आज सैकड़े को पार कर गया। 70 का तेल 200 रुपए में हो गया। ये हम पैदा करेंगे आलू तो 5 रुपए 10 रुपए में बिकेगा, और जब उद्योगपति के पास चला जाएगा तो जिसने पैदा किया है उसको भी 50 रुपए में खरीद के खाना पड़ता है नहीं। इसी तरीके से किसानी खेती किसान लेना चाहते हैं उद्योगपतियों को, और उद्योगपतियों को देने के बाद में यही गेहूं धान हमको 100 रुपए में खरीद के खाना पड़ेगा, 100 रुपए में। ये गुलाम बनाना चाहते हैं, 5 किलो अनाज फेंक के यहाँ हिंदुस्तान में गुलाम बनाना चाहते हैं। इस देश की जहाँ लोकतंत्र 5 किलो अनाज में बिकता हो, उस देश का दुर्भाग्य है। क्या गांधी जी ने, नेता सुभाष चंद्र भगत सिंह और कितने हमारे महापुरुष जो शहीद हो गए, लोकतंत्र इसलिए आजाद कराया था कि 5 किलो अनाज मिल जाए तो फिर वोट दे देना, इसके लिए आजाद कराया था। कितने लोग फांसी के फंदे को चूम गए, कितने लोग गोली खा गए, कितने लोग जेल चले गए लोकतंत्र आजाद कराने के लिए। लेकिन हमारे लोग 5 किलो अनाज पे गुलाम बनाना चाहते हैं, 5 किलो अनाज। ऐसा तो कभी सपना भी नहीं सोचा होगा। इसलिए हमें सावधान रहना है
और हम लोगों को किसी ने पहचाने में बताना बीजेपी घबराई है। अब इसके पास कोई रास्ता नहीं है। दंगा करा सकती है, हिंदू मुसलमान करा सकती है, और कोई झगड़ा करा सकती है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचा इनके पास। इसलिए इनसे सावधान रहना पड़ेगा। और बीजेपी के लोग जिस तरीके का अन्याय अत्याचार कर रहे हैं मोहम्मद आजम साहब के साथ में, बताओ, वो यूनिवर्सिटी बनाएंगे, जेल में रहेंगे, उनका पूरा परिवार रहेगा। और चिन्मयानंद जी के मित्र हैं योगी जी के, वो बाहर रहेंगे क्योंकि उन्होंने छात्रा का भविष्य खराब किया। कितने लोगों ने वीडियो देखा बताओ चिन्मयानंद का? देख तो सबने लिया होगा, मोबाइल उनके पास अच्छा होगा। वो जेल के बाहर रहेंगे क्योंकि उन्होंने छात्रा का भविष्य खराब किया, योगी जी के मित्र हैं। और ये बात जेल में रहेंगे क्योंकि इन्होंने छात्राओं के भविष्य के लिए यूनिवर्सिटी बनाई। ये भेदभाव नहीं चल पाएगा। इस बार अल्पसंख्यक भी बैठा है, उसको कुछ कहना नहीं। वो जितनी समझदारी से इस बार वोटिंग करेगा, देश को बनाने का काम करेगा, लोकतंत्र की असली रक्षा करने का काम करेगा। देख लेना, जो बीजेपी को हटा सकता है और इस देश में बीजेपी को हटा सकता है और समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी है, उनके साथ रहेगा कहीं मतलब। इसलिए मैं आप सब लोगों का आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और आप लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, झांसी के लोगों, ये तो ऐतिहासिक धरती है। झांसी की रानी यहाँ से बिगुल फूका था और झांसी से आज बिगुल फूकेगा। और झांसी के लोगों, ऐसा बिगुल फूको कि 4 सीटें हैं, बीजेपी चारों खाली जीत हो जाए। इसलिए मैं आप सब लोगों का आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और इसलिए आप लोग, ये देश सब बिगड़ने जा रहा, कोई चीज बचने वाली नहीं और आपको कुछ पैसों को नहीं मिलेगा। हमारे माननीय चंद्रमा जी बैठे हैं, ये तो एक उनके चेयरमैन ट्रकों, अब एक मालिक है तो कम से कम बहुत लोगों को नौकरी दी। एक हमारा भी रिश्तेदार है, करते उसको भी दी नौकरी शाहजहांपुर में। तो जब मालिक आपका होगा तभी आपको कुछ मिलने वाला है, इससे पहले कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए वो मालिक अडानी अंबानी को बना रहे और अडानी अंबानी मालिक हो जाएंगे, ये विदेश चले जाएंगे, वहां की नागरिकता ले लेंगे और देश को गुलाम बना देंगे। एक ईस्ट इंडिया में गुलाम, ईस्ट इंडिया कंपनी ने देश को गुलाम बनाने का काम किया था। और ये नोटबंदी ले आती, लोग भरमा गए। हमारी माताओं बहनों के बक्सिया में नोट रखे थे, बक्सिया में ताला लगा के, ढेरी में रखते हैं गेहूं धान जिसमें रखे जाते हैं, क्यों छुपा के, वो भी निकलवा लिए। और ऐसा पाठ पढ़ाया कि अब भ्रष्टाचार खत्म। टीवी भी चलाता है, टीवी पर दिखा रहा था कि अगर नोट 2000 का कहीं 100 फीट नीचे रख दोगे तो टू करके बता देगा। अब आप टू पता नहीं कहाँ चला गया और 2000 नोट गायब हो गया मार्केट से, और सब बीजेपी के पास कमीशन के रूप में पहुंच गया। इनसे बड़ा भ्रष्टाचारी, दुराचारी कोई नहीं हो सकता। जो नागपुर पे अपने तिरंगा नहीं फहराते थे, अब वो तिरंगा यात्रा लेके निकल रहे। ये केवल भगवान है। जो गोडसे ने गांधी की हत्या की, गोडसे की पूजा करने वाले वोट के लिए गांधी जी पे भी मारा। अरे मारने वाले से भी वोट लेना चाहते हैं, हत्या जिसकी करेंगे उससे भी वोट लेंगे और जो करेगा उससे भी वोट लेंगे। ये ऐसे लोग हैं। बताओ, पटेल जी ने प्रतिबंध लगाया था आरएसएस पे, पटेल जी ने, कि आरएसएस से खतरनाक संगठन दुनिया में कोई नहीं है। उनसे भी वोट लेने के लिए उनकी मूर्ति लगवानी पड़ी। ये ऐसे बहुरूपीय लोग हैं, इनका कोई चाल चलन चरित्र नहीं है। इसलिए इन बहुरूपियों को भगाओ और माननीय अखिलेश यादव जी को लाओ। और सभी लोग, आज मैं पिछड़े वर्ग के संगठन को धन्यवाद देता हूं और अपने जिला संगठन को भी और अपने वरिष्ठ नेताओं को भी, सबको मैं धन्यवाद देता हूं। ये आप लोगों ने सम्मेलन अच्छा करवाया और ये लोग संकल्प लेके जाओ, हाथ उठाओ, संकल्प लो कि 2022 में बीजेपी की जमानत जब्त कराएंगे, माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान। तीसरा वर्ग जिंदाबाद। जोरदार